बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विदेशी मामलों के जानकार प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। आइए उनसे बात करते हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री दिल्ली पहुंचने वाले हैं। उनकी जो ये सिंगापुर की यात्रा है, इसको लेकर क्या कुछ पहली प्रतिक्रिया है आपकी? मुझे लगता है पहले से ही भारत और सिंगापुर के जो रिश्ते हैं वो काफी सुदृढ़ हैं और अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सफलतापूर्वक लगातार साझेदारी बनी हुई है। तो इस यात्रा में मुझे लगता है जो सबसे खास बात है वो ये कि वहाँ के जो अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं लॉरेंस वोंग, उनके साथ उनका परस्पर तालमेल, दोस्ती और आपसी समझ साझा करने का ये पहला अवसर था। तो कि प्रधानमंत्री हमेशा कोशिश करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बड़े नेता हैं उनके साथ अपना व्यक्तिगत तौर पे बड़ा अच्छा रिश्ता बनाएं और तालमेल बनाएं, तभी आगे बात बढ़ सकती है। तो ये नए प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात मुझे लगता है अपने आप में काफी अहम थी। दूसरा ये कि पहले से ही आप देखें, चाहे सामरिकी तरीके से सोचे या रक्षा सुरक्षा से या आर्थिक तरीके से, लोगों के आपस में तालमेल से, इतिहास में, समाज में, मुझे लगता है इस यात्रा का जो पूरा ध्यान केंद्रित था वो अति आधुनिक तरीकों से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है भारत का, वो चाहे एआई के इस्तेमाल से हो, सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन और इस्तेमाल से हो, स्किल बिल्डिंग से हो, तो जिसको हम एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, जिससे भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कंपेटिटिव हो पाए और विकसित देश जो बनने का ध्येय है प्रधानमंत्री का 2047 तक, वो किस तरह से हासिल हो। मुझे लगता है उसमें ये किस तरह से साझेदारी और नए तरीके से नए क्षेत्रों में, खासकर अति आधुनिक जो क्षेत्र हैं उसमें साझेदारी बनाने का मुझे लगता है सबसे ज्यादा अहम ध्यान इस वक्त था। और उसी के चलते आपने देखा कि 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। और उससे पहले जो एक नया अध्याय शुरू किया है भारत ने, कि मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल शुरू किया है भारत ने। ये मुझे नहीं लगता कि किसी भी दूसरे दो राष्ट्रों के बीच में इस तरह का मैकेनिज्म आज तक बना हो। वो मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल जो है वो बहुत सी उलझने जो इंटर मिनिस्ट्रियल लेवल पर आती हैं उनको सुलझाकर तेजी से जो चीजें एग्रीमेंट में आई हैं उनको किस तरह से कार्यान्वित करना है जमीन पर, उसको हासिल करने में आसान होगा। तो कई नए तरीकों से मुझे लगता है एक नया अध्याय या नए स्तर पर ले जाने की ये कोशिश रही इस यात्रा में, और मुझे लगता है कि काफी सफल रही ये यात्रा उस नजरिए से। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, अगर भारत और सिंगापुर के जो संबंध हैं वो काफ़ी लंबे समय से काफ़ी अच्छे रहे हैं, लेकिन भारत की स्थिति पहले से अभी काफ़ी बदली है। जो भारत एक तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, साथ ही साथ भारत के अंदर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे में जो आज का दौरा है और खासकर सिंगापुर के साथ बातचीत, उसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं बदली हुई परिस्थितियों में? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उनमें ये भी बदलाव आया है। और भारत ये जोर देकर अक्सर कहता है कि जो पहले का भारत था वो आज का भारत नहीं है, और आने वाले वर्षों में भारत का जो हैसियत है, जो काबिलियत है, जो वृद्धि दर है भारत का, व्यापार है, निवेश है, वो बिल्कुल बदलने वाला है। जैसा आपने कहा है कि भारत बहुत से देशों की और विशेषज्ञों की अपेक्षा है कि 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनकर उभरेगा। और जिस तरह से आप देखें कि जापान में ये जो येन है उसकी डिवैल्यूएशन हुई है और कुछ रिसेशनरी ट्रेंड्स जर्मनी में नजर आने शुरू हुए, तो ऐसा लगता है कि 2030 से पहले ही भारत हो सकता है कि तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बने। चाहे वो तीसरी थोड़ी कम जीडीपी वाली अर्थव्यवस्था होगी, पर वो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने से क्या है कि भारत की उम्मीदें भी बढ़ेंगी और विश्व की अपेक्षा भारत से बढ़ जाती है। तो वही बात सिंगापुर पर भी ठीक उसी तरह से सटीक लागू होती है कि सिंगापुर का जो नजरिया भारत के प्रति है और खासकर जो नए प्रधानमंत्री है उनका जो नजरिया भारत की ओर है, वो जाहिर है कि बदल जाता है। और इसीलिए आप देखें कि कई सालों से हम सुनते थे कि मॉरिशस जो है वो सबसे बड़ा स्रोत है भारत में निवेश का। पिछले साल सिंगापुर सबसे ज्यादा बड़ा स्रोत था निवेश का भारत में, और पिछले करीब 24 वर्षों में करीब 160 अरब डॉलर केवल सिंगापुर से भारत में निवेश हुआ। तो सिंगापुर का जो रुझान है भारत के प्रति तेजी से बढ़ती हुई आर्थिक वृद्धि दर को देखकर, जो जिसको हम कहते हैं कि वो
पर डॉलर रिटर्न निवेश करने पे कितना उनको फायदा होगा, वो साफ है, सभी देशों को नजर आता है कि यहाँ पर निवेश करने से वृद्धि दर बहुत तेज है, इसलिए उनको मुनाफा ज्यादा हो सकता है। तो ये सभी देशों में ये सोच आई है। पर सिंगापुर की बात करें तो जैसे मैंने कहा कि वहां से निवेश में बहुत तेजी आई है, व्यापार से आगे बढ़ा है। अब करीब 35 अरब डॉलर जो व्यापार आपस में है वो 30% है पूरे आसियान का। तो सिंगापुर, जैसा प्रधानमंत्री ने खुद भी कहा कि बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है भारत की, ये लुक ईस्ट पॉलिसी हो, एक्ट ईस्ट पॉलिसी हो, एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी हो, या फिर इंडो पैसिफिक जो लेकर जितना विजन है भारत का, उसमें सिंगापुर एक बहुत अहम भारत का हिस्सेदार है, साझेदार है उस नजरिए से। सर यहीं पर आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात करते हैं, उसके अलावा इंडो पैसिफिक की हम बात करते हैं, तो रणनीतिक तौर पर किस तरह से सिंगापुर हमारा मददगार हो सकता है इन इलाकों में? देखिए, पूरे हिंद प्रशांत सागर में कहें या ना कहें, पर ऐसा माना जाता है कि चीन सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। और चीन के जो तौर तरीके हैं उन पर अंकुश लगाने की जो कोशिश है, कि जिस तरह से जो तौर तरीके बने हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, उनकी मान्यता होनी चाहिए, उनके तरीके से ही सभी देशों को आपस में इतने संबंध बनाने चाहिए, आदान प्रदान करना चाहिए, ये सोच जो है चीन पर अंकुश लगाने को लेकर है। तो उसमें भी जब आप देखें कि चीन का व्यापार जो सभी आसियान देशों से है वो करीब 911 अरब डॉलर का आज है, भारत का केवल 122 अरब डॉलर है, बहुत बड़ा फर्क है। पर उसी में जब आप सिंगापुर को देखते हैं तो भारत का व्यापार और चीन का व्यापार आपस में बहुत दूरी पर नहीं है। चीन का व्यापार करीब 75 अरब डॉलर है, भारत का व्यापार 35 अरब डॉलर है। और शुरू से ही सिंगापुर के जो राष्ट्रपिता हैं ली कुआन यू, वो खुद ही कहते थे कि चीन और भारत जो सिंगापुर हैं उनके दो पंख हैं और उन्हीं पंखों से वो उड़ान भरना चाहता है। तो ये बैलेंस बनाने की जो एक रणनीति सिंगापुर की रही है, मुझे लगता है वो भारत के लिए बहुत एक तरह से अच्छा उदाहरण देती है कि बाकी आसियान देशों को भी, जब बाकी जो फार ईस्ट लुक ईस्ट की हम बात करते हैं, जितने नए रिश्ते हमारे नई साझेदारी बन रही है, उसमें भी भारत जो है वो बहुत संतुलन लाने की एक योगदान दे सकता है। और उन देशों को भी चाहिए कि वो इस तरह का संतुलन बनाने की कोशिश करें। और क्योंकि भारत का वृद्धि दर जो है वो बहुत आकर्षक है, आज भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, तो ये आकर्षण जो भी है वो चाहे भारत के युवा पीढ़ी को जो कहें कि जिस तरह से स्टार्टअप्स दुनिया के चौथे नंबर पर है, यूनिकॉर्न भारत कितने 100 से ऊपर हो चुके हैं, तो ये सब चीजें जो शोध को लेकर या आपस में मिलकर उत्पाद करने की जो बात है वो व्यापार निवेश से आगे बढ़ जाती है। ठीक तो है, वो जो कोशिश है वो सिंगापुर उसमें बहुत अच्छा उदाहरण नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, काफी सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को ये समझाने के लिए कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण थी सिंगापुर की, और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री दिल्ली वापस भी लौटने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।